ये स्टूडेंट्स, एसएसटी की क्लास में हमने पहले पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ा था, संसद की शक्तियाँ पढ़ी थी। उसके बाद हमने पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा की शक्तियाँ चर्चा की थी, ठीक है। और उसमें हमने 5 तरह की जो पावर्स पढ़ी थी कि किस तरह जो है जुडिशियल पावर क्या है लोकसभा का। जुडिशियल पावर में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल बिल और नॉन फाइनेंशियल बिल में जो है अंतर होता है। नॉन फाइनेंशियल बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा के पास पावर बहुत कम होता है। फिर हमने फाइनेंशियल पावर में भी पढ़ा था कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक पावरफुल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट वहीं होते हैं और उसके बाद राज्यसभा को मात्र 14 डेज अपने पास रखने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उसमें यानी लोकसभा में ही बजट का प्रेजेंटेशन होता है, पेश होता है। फिर हमने तीसरी पावर पढ़ी थी, पावर एंड कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सरकार पर नियंत्रण लोकसभा का अधिक होता है, क्योंकि सरकार लोकसभा से बनती है, ठीक है। तो इसलिए वो उनको हटा भी सकती है 5 साल से पहले, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा था पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन की शक्ति भी जो है वो, हालांकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, दोनों की समान शक्ति हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में संशोधन करने की शक्ति के मामले में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर्स रखती है। और 5वां हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशंस, ठीक है। फॉर्म ऑफ इलेक्शन, द लोकसभा आल्सो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ द एन इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। एक राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया जा सकता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा अलॉन्ग विद द मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इसके अलावा चुनाव के संबंध में शक्ति हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 54 के तहत लोकसभा के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। हालांकि राज्यसभा के भी लेते हैं, पर इलेक्टेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इनके जो है लोकसभा की शक्तियों का चर्चा कर ली थी कि 5 जो है मुख्य रूप से शक्तियां है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के बाद फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, सेकंड हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहते हैं। तो 2 सदन होने पर लोकसभा हमने पढ़ा था कि सभी मामलों में ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा के पास भी अधिक पावर है लोकसभा की तुलना में, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर्स राज्यसभा के पास स्पेशली होती है और कौन कौन सी पावर वो है जो वो लोकसभा के इक्वल होती है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहली पावर्स पढ़ेंगे राज्यसभा की, वो है आपके जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, देखिए जुडिशियल पावर्स में हमने बात की थी कि जो बिल होते हैं, बिल 2 प्रकार के हमने बात की थी कि बिल जो है 3 बिल होते हैं। कौन कौन से बिल, एक तो जो है ऑर्डिनरी बिल होते हैं या नॉन फाइनेंशियल बिल कह सकते हो आप उसको, नॉन फाइनेंशियल बिल। दूसरा फाइनेंशियल बिल, और तीसरा बिल जो होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल बिल यानी धन के अलावा, रुपए पैसे के अलावा अगर कोई काम कार्य है, जैसे अभी कृषि बिल लाया गया था, तो और कृषि या अन्य किसी बिना जिसमें रुपए पैसे के संबंध, लेन देन से संबंधित नहीं हो, ठीक है, तो वो नॉन फाइनेंशियल बिल होगा। फाइनेंशियल बिल में रुपए, जिनमें 1 रुपये का भी सरकार से अगर खर्चा करना है, तो नया कर लगाना है, किसी टैक्स को हटाना है, तो इस प्रकार के फाइनेंशियल बिल में आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब है संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक लाया जा रहा है, कोई बिल लाया जाए, ठीक है। तो हमने बात की थी कि नॉन फाइनेंशियल बिल में तो
लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स है वो क्या है, लगभग इक्वल है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल बिल कहीं भी लाया जा सकता है। पहले हमने बात की थी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। हाँ, फाइनेंशियल बिल जो है वो सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होगा, वो केवल लोकसभा में पेश होगा। इसके बारे में हमने चर्चा की। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है वो भी दोनों मामले में लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में, और सेपरेटली पास होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो राज्यसभा नॉन फाइनेंशियल बिल के मामले में भी हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स है वो इक्वल पावर्स होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ जुडिशियल मामले में, तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन से बिल जो है लिस्ट पर जो है ये कानून लॉ का निर्माण कर सकती है। तो हमने बात की थी कि राज्यसभा जो है वो क्या कर सकती है कि वर्क द एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून का जो है फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून के निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के कानून का निर्माण कर सकती है। बिना लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया तो कानून का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो कानून निर्माण में भी राज्यसभा की भी पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अलोंग विद द लोकसभा, राज्यसभा आल्सो परफॉर्म वर्क एसोसिएट विथ फॉर्मेशन ऑफ लॉ। लोकसभा की तरह राज्यसभा को भी देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड इक्वल पावर्स टू लोकसभा, यह हमने बात की थी ना कि संविधान के द्वारा दोनों को इक्वल पावर दी गई है। किस मामले में, नॉन फाइनेंशियल मामले में, बिना गैर जो आर्थिक कार्य हैं, गैर आर्थिक जो विधेयक हैं उनके मामले में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर है। ठीक है, तो संविधान के द्वारा प्रोवाइडेड इक्वल पावर टू लोकसभा एंड राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूट नॉन मनी बिल। कौन से मामले में दोनों को है, नॉन फाइनेंशियल बिल कह दो या मनी बिल कह दो, नॉन मनी बिल कह दो, एक ही बात है, नॉन मनी बिल। तो किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है, नॉन फाइनेंशियल बिल के या नॉन मनी बिल के मामले में दोनों की शक्तियां बराबर। इसका मतलब नॉन मनी बिल जो है वो पहले लोकसभा में भी प्रेजेंट हो सकता है और राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट प्रस्तुत दोनों जगह पेश हो सकता है। दूसरी बात, पेश होने के बाद जब लोकसभा पास कर दे तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा को भी उसके भी पास करवाना जरूरी है उसको। ठीक है, राज्यसभा मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। इसलिए इस मामले में हम नॉन फाइनेंशियल बिल में या नॉन मनी बिल के मामले में जो है राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर राज्यसभा की जो सेकंड फंक्शन और पावर्स है वो है फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्ति। तो हमने इसके बारे में यहाँ भी चर्चा कर ली थी कि फाइनेंशियल मामले में या मनी बिल मामले में राज्यसभा की पावर्स बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बिल, इस चार्ट में आपको स्पष्ट मैंने बता दिया है कि फाइनेंशियल बिल कह दो या मनी बिल कह दो, मनी बिल कह दो, एक ही बात है। फाइनेंशियल बिल या मनी बिल सबसे पहले कहाँ पर पेश किए जाएंगे? लोकसभा में पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। तो हो गई ना वीक पोजीशन कि कोई भी धन विधेयक राज्यसभा नहीं ला सकती। ठीक है, तो प्रेजेंट करने के मामले में सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होंगे? फाइनेंशियल बिल लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में नहीं होंगे। सेकंड बात, जब लोकसभा उसको पास कर दे, लोकसभा के बाद वो जाते हैं कहाँ पर? राज्यसभा में जाएंगे। और राज्यसभा के पास क्या पावर है? मात्र उसे 14 डेज के अंदर पास करने की पावर्स है। 14 दिन में अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो ऑलरेडी पास माना जाएगा। बात समझ में आई कि नॉन फाइनेंशियल बिल में तो जब लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है ये बिल,
पहली बात, इसका मतलब इक्वल पावर। फिर जब वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा पास कर दे तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा मना भी कर सकती है उसको, ठीक है, यानी इक्वल पावर है। लेकिन फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट भी पहले लोकसभा में होंगे, और जब वो लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद वहाँ से पास हो जाए फिर वो जाएंगे राज्यसभा में, और राज्यसभा में मात्र 14 डेज के अंदर उसने जो अपनी परमिशन देनी आवश्यक है। अगर परमिशन नहीं देती है 14 डेज में तो वो ऑलरेडी पास माने जाएंगे। इसका मतलब राज्यसभा के फाइनेंशियल मामलों में राज्यसभा के पावर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वीक पावर है। तो फाइनेंशियल बिल मामले में या मनी बिल के मामले में कौन पावरफुल अधिक है? लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति फाइनेंशियल मामलों में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि द राज्यसभा हैज सर्टेन फाइनेंशियल पावर अल्सो दिस द कॉन्टेक्स्ट द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज ए वीकर एज कंपेयर टू द लोकसभा। किस मामले में वीकर है ये? मनी बिल के मामले में या फाइनेंशियल बिल के मामले में? कौन वीकर है? राज्यसभा। लोकसभा अधिक पावरफुल है मनी बिल के मामले में, ठीक है। वीकर क्यों है? कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। आगे ना बात, मनी बिल सबसे पहले कहां पर लाए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। वेयर द प्रेजेंटेड ऑफ द मनी बिल ओनली इन लोकसभा। तो एक तो बात ये बात होगी कि सबसे पहले मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? मनी बिल यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जब लोकसभा ने उसको पास कर दिया मनी बिल को, अब वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा इतनी वीक है, राज्यसभा के पास पावर इतनी वीक है कि 14 डेज के अंदर उसे पास करना अनिवार्य होता है। इट इज़ द मस्ट फॉर द पास द बिल विथ इन 14 डेज। ये ज़रूरी है कि 14 दिन में उसे पास कर दे। नहीं भी पास करे ना तो भी वो पास ही माना जाएगा। तो ये बात आगे लिखते देखते हैं कि आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड द लोकसभा द मनी बिल विल बी सेंट इन द राज्यसभा। सबसे पहले प्रेजेंट लोकसभा में हो गया, अब लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो अब वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में जब वो भेजा जाता है सेंट टू द राज्यसभा, हु विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। राज्यसभा के पास उसे 14 दिन के अंदर पास करने का अनिवार्य रूप से उसे पास करना होगा, ठीक है। द राज्यसभा कैन गिव एडवाइस टू द लोकसभा रिगार्डिंग ए मनी बिल। अब मनी बिल के मामले में राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पास करना जरूरी है। यहाँ पर कुछ जरूर कह सकते हैं कि राज्यसभा चाहे तो कुछ एडवाइस दे सकती है, किसको? लोकसभा को, कि साहब इस बिल में थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर दो। केवल क्या दे सकती है? एडवाइस दे सकती है। लेकिन लोकसभा उस एडवाइस को माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी पर है। बात समझ में आ गई कि राज्यसभा व्हेन द बिल पास फ्रॉम द लोकसभा एंड सेंट टू द राज्यसभा, राज्यसभा कैन पास only within the 14 days. He give also the advice for the लोकसभा। वो लोकसभा को मनी बिल के मामले में क्या कर सकती है? केवल एडवाइस दे सकती है, लेकिन लोकसभा उस एडवाइस को माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी पर है। बात समझ में आई ना? कि who will that decide upon the bill within a 15 of period of 14 days? The राज्यसभा can give advice to the लोकसभा regarding a money bill। राज्यसभा क्या कर सकती है? लोकसभा को केवल एडवाइस दे सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी सच एडवाइस। आगे ना बात समझ में कि लोकसभा को उसके माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी पर है। जो राज्यसभा ने सिफारिश दी है ना, एडवाइस दी है, उस एडवाइस को माने या नहीं माने वो किसकी मर्जी पर निर्भर है? लोकसभा की। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन फॉर द फाइनेंशियल बिल या फॉर द मनी बिल इट इज़ अ वीकर पावर्स ऑफ द राज्यसभा। फाइनेंशियल मामलों में राज्यसभा के पास बहुत कम शक्ति होती है, ठीक है भाई। जुडिशियल पावर में हमने ये पढ़ा था, इनमें इक्वल होती है, लेकिन फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा क्या होगी? वीक होगी। अब एक थर्ड टाइप का और पढ़ लेते हैं अपन, तीसरी पावर्स में इसको रख सकते हैं, वो आपकी आ जाएगी पावर्स टू मेकिंग अमेंडमेंट।
पावर्स टू मेकिंग अमेंडमेंट। मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की शक्ति, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का बिल आ गया ना, तीसरे टाइप का बिल कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो बिल तीन तरह का होगा ना, नॉन फाइनेंशियल बिल यानी जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल बिल यानी कौन सी? फाइनेंशियल बिल यानी मनी बिल वाला मामला, इसको हमने पढ़ लिया। और तीसरे टाइप का बिल कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, संविधान के संशोधन में अगर करना है तो उसमें हमने पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल कैसे? कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। यानी दोनों में कोई भी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा भी, यहाँ तक इक्वल हो गया दोनों, कोई भी ला सकता है ये बिल। भाई संविधान में कोई संशोधन करना है, संविधान का कोई एक लाइन जोड़नी है या एक लाइन को हटाना है, यानी उसको कहते हैं संविधान संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ये बिल कोई भी ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि दोनों के मामले में अगर किसी तरह का डाउट है, किसी की तरह की अगर डिस्प्यूट होता है, क्या कि लोकसभा लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अब वो पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? उसको मना कर सकती है कि साहब हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे, तो वो बिल अपने आप ही क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर राज्यसभा लेकर आई तो लोकसभा में पास होना जरूरी है, ठीक है। एक पास करना चाहे, एक कहता है कि नहीं होना चाहिए संविधान संशोधन, तो संविधान में संशोधन नहीं होगा, यानी इक्वल पावर हो गई ना, है ना। इसके बाद पावर इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों मिलकर के ही उसको पास, संविधान में संशोधन दोनों मिलकर के ही कर सकते हैं। एक कह दे एक मना कर दे तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है? इक्वल्स पावर रखती है, समान शक्तियां रखती है, ठीक है। इन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर्स एज द लोकसभा। कौन से मामले में? इस मामले में इक्वल पावर रखती है और इस मामले में भी इक्वल पावर रखती है, ठीक है। तो राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर्स टू द लोकसभा। कौन से मामले में? फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस मामले में, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्रेंसी बिटवीन बोथ ऑफ द हाउसेज, अगर किसी तरह का विवाद है, एक ने पास कर दिया और एक ने रोक दिया, तो भी संविधान में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्रेंसी बिटवीन बोथ ऑफ द हाउस रिगार्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर संविधान संशोधन के मामले में दोनों में अगर किसी तरह का विवाद है, एक ने हाँ मना कर दिया, एक हाँ कह रही है, एक मना कर रही है, तो भी संविधान में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजोल्यूशन विल बी नॉट बी पास्ड, तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा समान शक्तियां रखती है, केवल पावरफुल कहाँ है? इस मामले में, फाइनेंशियल पावर में, फाइनेंशियल बिल के मामले में, ठीक है। तो ये हो गई संविधान में संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या होगी? समान होती है। तो ये तीसरी शक्ति है राज्यसभा की, ठीक है। चौथी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखिए, हमने बात की थी कि कार्यपालिका का गठन, कार्यपालिका किसको बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा ना हमने, इस चैप्टर में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का गठन किस में से होता है? लोकसभा में से होता है, क्योंकि हमने बात की थी
कि जो लोकसभा में जो मेजोरिटी वाला जो पार्टी होती है, लोकसभा में मेजोरिटी जो पार्टी होती है उसी का पीएम बनता है, उसी का पीएम बनेगा और उसी की मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, तो लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है वो अपना प्रधानमंत्री, वो उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी उसी से बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी? स्वाभाविक है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा उनसे प्रश्न पूछ सकती है किसी भी मिनिस्टर से, पीएम से, कि भाई कोई काम क्यों नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन से, ठीक है, और उन पर कंट्रोल रखती है। इसको अलावा जो है उसको अविश्वास प्रस्ताव से हटा भी सकती है। हालांकि राज्यसभा के पास भी पावर है, लेकिन राज्यसभा उनको हटाने की पावर्स नहीं रखती। क्वेश्चन तो वो भी पूछ सकती है किसी भी मिनिस्टर से, ठीक है। तो सरकार पर नियंत्रण लोकसभा भी रखती है और राज्यसभा भी रखती है, लेकिन राज्यसभा को हटाने का अधिकार नहीं है। किसको? पीएम और इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उसको हटाने का अधिकार तो लोकसभा ही रख सकती है, लेकिन बाकी जो है वो प्रश्न पूछ सकती है किसी भी मिनिस्टर से, लोग राज्यसभा में बुला के प्रश्न पूछ सकती है, ठीक है। उनकी आलोचना कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन हटाने की शक्ति लोकसभा के पास है, ठीक है। तो हम भी कह सकते हैं कि इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा। क्यों होता है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, और संसदीय सरकार में सरकार किससे बनती है? लोकसभा से बनती है, ठीक है। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरे देश में 543 सीटों के चुनाव होते हैं। फिर चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और पीएम अपनी फिर जो है टीम बनाएगा, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाएगा। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के प्रति होगी, क्योंकि इसी ने उसको बनाया है, इसी को बहुमत है उसका पार्टी का, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल केवल लोकसभा के प्रति होती है। द हाउस ऑफ पीपुल इन द पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ पीपुल होती है, जनता का सदन होता है, ठीक है। इन द सेम वे इन द इंडियन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा एंड नॉट टुवर्ड द राज्यसभा। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और पीएम, प्राइम मिनिस्टर, दोनों अपने मामले में या किस पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के प्रति, नॉट राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा नहीं हटा सकती, राज्यसभा के प्रति तो जवाब नहीं देना, जरूरत नहीं है उनको। हालांकि प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चन। राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल हटा नहीं सकती, राज्यसभा केवल आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकती है, ठीक है। और काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछ सकती है कि भाई कोई काम क्यों नहीं हुआ, कोई सड़कें क्यों नहीं बनी, ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी किसी भी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकती है, आस्क काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, ठीक है। और उनकी आलोचना, क्रिटिसाइज कर सकती है, ठीक है। ये सब काम लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा भी कर सकती है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है, ठीक है। बट द राज्यसभा आस्क द क्वेश्चन फॉर द एनी मेंबर, एनी मिनिस्टर कैन आस्क क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर एंड कैन आल्सो क्रिटिसाइज देम, और उनकी क्या कर सकती है? क्रिटिसाइज कर सकती है। मैंने कहा ना, आलोचना कर सकती है। उनकी आस्क क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन और आल्सो क्रिटिसाइज द मिनिस्टर, किसी मंत्री की आलोचना भी कर सकती है, ठीक है। बट पावर्स ऑफ रिमूव द मिनिस्टर, बट डू नॉट हैव तो पावर्स टू रिमूव मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर को हटाने का अधिकार इनको नहीं है। राज्यसभा आस्क क्वेश्चन फॉर द मिनिस्टर, मिनिस्टर से प्रश्न पूछ सकती है, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है, उनकी क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन
उन्हें रिमूव करने का अधिकार, उन्हें हटाने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। ये अधिकार तो केवल किसके पास है? लोकसभा के पास, क्योंकि लोकसभा से ही बने हैं वो। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे मिलकर बने हैं? लोकसभा से ही मिलकर बने। लोकसभा में ही उनका पार्टी का मेजोरिटी थी, ठीक है। हालांकि ये भी आस्क क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन ये रिमूव भी कर सकती है। ये आस्क क्वेश्चन पूछ सकती है, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन रिमूव नहीं कर सकती। उन्हें हटाने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। बट डू नॉट हैव द पावर टू रिमूव द मिनिस्टर बाय पासिंग ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, हम ध्यान रखना इसको, चीज को, किस माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, उस मोशन को कहा जाता है नॉन कॉन्फिडेंस। इनसे हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा किस माध्यम से हटा सकती है, कौन से मोशन, कौन से तरीके से हटा सकती है, उस मोशन को कहा जाता है नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है। और यह अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आ सकता है? ओनली इन द लोकसभा। नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन कौन लेके आ सकता है? केवल लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा नहीं, ठीक है। राज्यसभा के पास पावर क्या है गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का? ये आस्क क्वेश्चन एनी मिनिस्टर, वो किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकती है, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है, पूरक प्रश्न मतलब किसी भी मामले में और भी कोई भी सवाल पूछ सकती है, ठीक है भाई, हर चीज़ की जानकारी कर सकती है और क्रिटिसाइज कर सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, ये काम क्यों नहीं हुआ किसी भी मिनिस्टर से, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट मोशन से उसे हटा नहीं सकती। नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन से तो उन्हें कौन हटा सकता है? केवल लोकसभा हटा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा आल्सो कंट्रोल द गवर्नमेंट। लोकसभा और राज्यसभा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। इन तरीकों से वो राज्यसभा भी नियंत्रण रख सकती है, लेकिन इन तरीकों के अलावा एक नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन से लोकसभा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा भी सकती है। ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। चौथी शक्ति जो हो गई वो है कार्यपालिका संबंधित शक्ति। तो कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद जो है वो रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। पांचवी हम पढ़ सकते हैं, पांचवी जो शक्ति है वो है मिसकलेनेंस पावर, विविध शक्तियां। देखिए इस पावर्स को हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, अभी तक हमने, क्योंकि हम ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके ध्यान रखना कि जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर इन मामलों में जो हमने पढ़ा सकता है, तीनों की जो हमने पहले में चर्चा कर ली थी कि जुडिशियल पावर के मामले में, जुडिशियल पावर मतलब नॉन फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, तो उसके मामले में लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर होती है, इक्वल पावर होती है। अर्थात नॉन फाइनेंशियल बिल लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, ठीक है। राज्यसभा उसको रोक सकती है, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा रोक सकती है, तो यहाँ पर तो इक्वल पावर का प्रयोग करती है। फाइनेंशियल बिल के पावर में जो है वो राज्यसभा क्या होती है? वीकर होती है, वीक होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस भी सबसे पहले लोकसभा में ही होंगे, ठीक है। और राज्यसभा को तो केवल 14 दिन का रोके रखने का अधिकार होगा, ठीक है। तो इस मामले में फाइनेंशियल पावर के मामले में राज्यसभा वीक होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में दोनों इक्वल पावर रखती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आया सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल पावर होती है कौन से मामले में? जुडिशियल पावर के मामले में और मेकिंग अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर के मामले में हमने पढ़ा है कि हालांकि इक्वल होती है, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन के माध्यम से वो क्या कर सकती है? नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन के माध्यम से उसे हटा भी सकती है। कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर में मामले में यद्यपि दोनों की शक्तियाँ इक्वल है, लेकिन ज़्यादा पावर का प्रयोग कौन करेगी? लोकसभा ही करेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकती है, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती है राज्यसभा, उनकी क्रिटिसाइज कर सकती है, आलोचना कर सकती है, लेकिन उसे नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट मोशन से हटा नहीं सकती, ठीक है। तो आज हमने 4 प्रकार की पावर पढ़ी है, किसकी? राज्यसभा की, ठीक है।
जुडिशियल पावर में वो इक्वल है दोनों, लोकसभा राज्यसभा। मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में भी दोनों इक्वल पावर का यूज करती है। एग्जीक्यूटिव पावर में बाकी मामलों में दोनों इक्वल है, लेकिन केवल सरकार को हटाने का अधिकार कहाँ किसको है, केवल लोकसभा को है, वो राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने जो है क्लास में हमने 4 तरह की पावर्स पढ़ ली थी। बाकी 2 पावर्स जो हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।